ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम आम तौर पर टीबी कहते हैं, एक ऐसा पुराना दुश्मन है जो हजारों सालों से इंसानों के साथ है। लेकिन ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी ये दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो आइए, आज हम इस प्राचीन बीमारी की आधुनिक हकीकत को समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है। हाँ, 1/3। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा फैली हुई है और इस पर बात करना कितना जरूरी है। आज हम एक जासूस की तरह टीबी की तह तक जाएंगे। देखिए, हम 6 हिस्सों में इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले हम अपराधी यानी बैक्टीरिया से मिलेंगे। फिर अपराध स्थल पर जाएंगे, मतलब शरीर में इन्फेक्शन कैसे होता है ये समझेंगे। उसके बाद होगी जांच, फिर जवाबी हमला यानी इलाज, फिर इलाज की जटिलताएं और आखिर में एक तलाश जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के खिलाफ है। तो हमारा मुख्य अपराधी आखिर है कौन? ये एक खास बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये फैलता कैसे है? हवा के जरिए। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, बोलता या छींकता है तो हवा में जो छोटी छोटी बूंदें फैलती हैं ना, उन्हीं से ये बैक्टीरिया दूसरों तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो अपराध स्थल यानी शरीर के अंदर होता क्या है? देखिए, टीबी इन्फेक्शन की 2 अलग-अलग स्टेज होती हैं। इसे ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल जेल में कैद है। कभी-कभी ये चुपचाप सोया रहता है और कभी-कभी ये एक्टिव हो जाता है। और इन दोनों स्टेज में जमीन आसमान का फर्क है। जब लेटेंट टीबी होती है तो बैक्टीरिया सोया हुआ है, कोई लक्षण नहीं दिखते और ये दूसरों में फैलता भी नहीं। लेकिन जब एक्टिव टीबी होती है तो इसका मतलब है जेल ब्रेक। बैक्टीरिया जाग जाता है, बीमारी पैदा करता है और हाँ, ये दूसरों में भी फैल सकता है। यही वजह है कि दोनों मामलों में छाती के एक्सरे के नतीजे भी अलग-अलग आते हैं। तो सवाल ये है कि एक जासूस यानी कि डॉक्टर इस छुपे हुए इन्फेक्शन का पता लगाता कैसे है? चलिए, अब जरा जांच की प्रक्रिया को समझते हैं। टीबी का पता लगाने का तरीका एक फनल की तरह काम करता है। शुरुआत होती है एक स्क्रीनिंग टेस्ट से, जो स्किन या ब्लड टेस्ट हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो अगला कदम होता है छाती का एक्सरे, ये देखने के लिए कि फेफड़ों में कोई नुकसान तो नहीं है। और आखिर में पक्की पुष्टि के लिए थूक की जांच यानी स्प्यूटम कल्चर किया जाता है, जिसे डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। एक बार जब अपराधी पकड़ में आ गया तो फिर बारी आती है जवाबी हमले की। टीबी को ठीक करने के लिए एक बहुत ही सख्त और लंबे समय तक चलने वाले इलाज की ज़रूरत होती है। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इसमें एक से ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। टीबी से लड़ने वाली 4 मेन दवाओं के कॉकटेल को याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है एक्रोनिम रिप। आर से रिफैम्पिन, आई से आइसोनियाजिड, पी से पायराजीनोमाइड और ई से ईथम्ब्यूटॉल। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी इसलिए ज़रूरी है ताकि बैक्टीरिया पर चारों तरफ से हमला हो और वो दवाओं के खिलाफ अपनी ताकत ना बढ़ा पाएं। ये इलाज एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं। इसके 2 मेन फेज होते हैं। पहले 2 महीने इंटेंसिव फेज कहलाते हैं, जिसमें चारों RIP दवाएं दी जाती हैं। इसके बाद अगले 4 महीने कंटिन्यूएशन फेज होता है, जिसमें सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन चलती हैं। ये दिखाता है कि इस बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने के लिए लंबा और अनुशासित इलाज कितना जरूरी है। अब ये दवाएं बहुत पावरफुल हैं। ये बैक्टीरिया को तो मारती हैं, लेकिन हर पावरफुल चीज़ की तरह इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए मरीजों और डॉक्टरों को मिलकर इन्हें बहुत सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। इन दवाओं का एक साइड इफ़ेक्ट तो ऐसा है जिसके बारे में जानकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ जो दवा खाने से होगा ये शायद ही कोई सोच सकता है। और वो साइड इफ़ेक्ट है रंग बदलना। हाँ, सही सुना। रिफैम्पिन दवा शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ जैसे यूरिन, पसीना और यहाँ तक कि आंसुओं को भी नारंगी लाल रंग का कर देती है। पर घबराने की कोई बात नहीं, ये पूरी तरह नॉर्मल और बिना नुकसान वाला असर है। हाँ, एक ज़रूरी टिप, ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पर पक्का दाग लगा सकती है, तो इलाज के दौरान चश्मा पहनना बेहतर रहता है। लेकिन हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर सच में ध्यान देना होता है, जैसे आइसोनियाजिड और पायराजिनामाइड से लिवर में सूजन यानी हेपेटाइटिस हो सकता है, और इथेम्ब्यूटॉल से ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिससे नज़र पर असर पड़ता है। इसीलिए इलाज के दौरान लिवर फंक्शन और आँखों की नियमित जांच करवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
और एक और दिलचस्प बात, आइसोनियाजिड दवा कुछ खाने की चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकती है, खासतौर पर जिनमें टायरामाइन ज़्यादा होता है, जैसे पुरानी चीज़, रेड वाइन या सोया सॉस। इन्हें साथ में लेने से स्किन पर रैश या सिरदर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर इलाज के दौरान इन चीज़ों से परहेज करने को कहते हैं। अब हम आते हैं सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर। ये तलाश है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के खिलाफ, एक ऐसा दुश्मन जो तब पैदा होता है जब टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दिया जाता है। तो इस समस्या से निपटने का तरीका क्या है? एक बहुत ही कारगर रणनीति है DOT, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इसमें एक हेल्थ वर्कर मरीज को अपनी निगरानी में दवा की हर डोज खिलाता है। इससे ये पक्का होता है कि इलाज पूरा हो और ड्रग रेजिस्टेंस को पनपने का मौका ही न मिले। क्योंकि अगर इलाज अधूरा रहा तो MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का खतरा पैदा हो जाता है। ये टीबी का वो खतरनाक रूप है जिस पर दो सबसे ताकतवर दवाएं आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन भी बेअसर हो जाती हैं। इसका इलाज कहीं ज़्यादा लंबा, मुश्किल और जहरीला होता है, और ये एक तरह से हमारी बनाई हुई समस्या है जो अधूरे इलाज का ही नतीजा है। और आखिर में एक आंकड़ा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, फिर भी हर साल करीब 1.6 मिलियन लोग इससे अपनी जान गंवा देते हैं। ये नंबर हमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों और इस बीमारी की भारी मानवीय कीमत की याद दिलाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब एक बीमारी जिसका इलाज मौजूद है वो हर साल लाखों लोगों की जान ले रही हो, तो असली चुनौती क्या है? वो बैक्टीरिया या फिर उससे लड़ने के लिए बनाए गए हमारे अपने सिस्टम?